मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम जो HSSC CET का जो एग्ज़ाम 30, 31 दिसंबर और जनवरी के महीने में जो सरकार ने निर्णय लिया है करवाने का, उसका जो एग्ज़ाम जो पेपर पैटर्न बेस्ड जो मैंने एनालिसिस किया है, उसमें साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक हम क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करें कि डायरेक्टली आप उन चीज़ों को हिट करें, टारगेट करें। साइंस मास्टर स्ट्रोक में आज हम करेंगे जो आप देखिए 9th और 10th की NCERT वही HSSC टारगेट कर रहा है। आप कोई भी उस क्वेश्चन उठा के देख लें, बायोलॉजी का देख लें, फिजिक्स का देख लें, केमिस्ट्री का देख लें, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन 9th और 10th की जो NCERT की बुक है साइंस की, वहीं से आए हैं और इजी भी हो जाएगा। कल को अगर हमें कोई काउंटर करना पड़ गया, ऑब्जेक्शन लगानी पड़ेगी, तो हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और हमें वो चीज़ें ध्यान में रहेंगी कि हमने ये चीज़ें कवर करी और NCERT में ये अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे फ्लावर डायग्राम की। देखिए जो प्लांट है उनका जो फ्लावर है उस पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो क्या है। देखिए मेल पार्ट होता है एंड्रोइशियम, ठीक है ना, एंड्रोइशियम, ठीक है ना। अब जो फीमेल पार्ट होता है वो गाइनोइशियम, ठीक है ना, ये है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अब क्या है, हम उनको डिफरेंट जो नेम है उनसे कई बार पूछा जाता है कि जो मेल पार्ट है फ्लावर का उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, एंथर होता है, एंथर, जिसमें उसके क्या होते हैं, ये मान के चले कि स्पर्म या जो स्पर्म होते हैं वो रिलीज करता है एंथर। एंथर के अंदर स्पर्म बनते हैं मेल पार्ट के, ठीक है। अब इस कंप्लीट को जो मेल पार्ट में एंथर और जो फिलामेंट होते हैं, जो दो पार्ट एंथर एंड फिलामेंट, इस कंप्लीट पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि स्टेमेन, STAMEN, स्टेमेन, मैन, मैन से याद रख लेना स्टेमेन, ये मेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। आप फूल देखा होगा आपने, ठीक है, उसका मेल पार्ट होता है जिसको हम स्टेमेन बोलते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, और जो ये एंथर होता है ना, एंथर है, मान लीजिए ये एंथर है, ठीक है, उसमें क्या है, आपके जो ज्वाइंट है टोटल 4 लोब होते हैं, 1 लोब, 2 लोब, 3 और 4 लोब, और इनमें सारे हमारे ये स्पर्म्स फ्लावर के होते हैं मेल पार्ट, जिनको हम स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम फीमेल पार्ट की। स्टेमेन से याद रख लेना बच्चे, ये आ सकता है, मेल पार्ट को स्टेमेन बोलते हैं जिसमें एंथर और फिलामेंट होते हैं। उसके बाद आती है फीमेल पार्ट की। फीमेल पार्ट जो है उसको हम गाइनोसियम, ठीक है, फीमेल पार्ट को इसको गाइनोसियम है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, देखिए इसमें पहले होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा, फिर होता है स्टाइल और फिर होती है ओवरी। ये चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसको हम बोलते हैं पिस्टिल, कंप्लीट पोर्शन को पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है ना। मेल को हमने क्या नाम दिया, स्टेमेन, जिसमें एंथर और फिलामेंट थे। फीमेल पार्ट को नाम दिया पिस्टिल, जिसमें स्टिग्मा है, जहां पे आपका जो एंथर से निकला हुआ स्पर्म यहाँ पे अटैच होगा। कोई भी बर्ड्स या फ्लाई यहाँ पे उसको स्पर्म को मेल पार्ट पे जाके उस एंथर में से वो फूल में से जो चूसते हैं वो लेकर वो यहाँ फीमेल पार्ट पे आती है और उसको स्पर्म को यहाँ छोड़ देती है। ये स्पर्म नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये नीचे आ रहा है यहाँ पे। देन जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या है, ओवरी है, ये ओवरी है। इस पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, इस पार्ट को बोलते हैं स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी है। यहाँ पे ओवरी जो है फीमेल पार्ट में, उसमें आप देखिए यहाँ पे एग पनपता है, एग, ओवा। फीमेल पार्ट क्या रिलीज करता है, एग, या हम उसको बोलते हैं ओवा, ठीक है। अब जब ओवरी से एग आएगा तो ये स्पर्म यहाँ नीचे आ रहा है, ये स्पर्म जो है यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, और ये स्पर्म यहाँ एग से टकराएगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो
जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इस पार्ट में ओवरी में क्या बनेंगे, सीड पनपेंगे। सीड आपने देखा होगा, सीड बनते हैं। आपने अमरूद देखा होगा, ठीक है, आपने पपाया देखा है, आपने कोई भी जो अपने फ्रूट देखा है, कीवी देखा है, उनमें सीड होते हैं। और जो ये पार्ट होता है ये खाने वाले लायक पार्ट होता है, ये वाला जो साइड में है, ठीक है ना, ये खाने वाला पार्ट होता है, यहाँ हम इसको इजी से खा सकते हैं। ये चीज़ें हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। इसको स्टिग्मा बोलते हैं, जहाँ पे एंथर से निकला हुआ स्पर्म अटैच होता है, स्पर्म नीचे आता है, जिस ट्यूब से नीचे आता है उसको स्टाइल बोलते हैं। इस कंप्लीट पार्ट को ओवरी बोलते हैं, जहाँ पे अंडा बनता है। प्लांट का जो फ्लावर है उसमें अंडा बनता है। जब अंडा बनता है तो ये जब स्पर्म नीचे आगे से अटैच करेगा और प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर फ्रूट बनना तैयार होता है, जिसमें सीड बनते हैं और साथ में ये गुद्दा जो होता है जिसको खाते हैं। ये था एक प्रोसेस। अब फ्लावर दो टाइप के होते हैं बच्चे। पहला फ्लावर ऐसा होता है जो यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल सिर्फ जिसमें एक ही पार्ट मिलेगा, या तो मेल मिलेगा या तो मेल मिलेगा या फीमेल पार्ट मिलेगा, बस इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। मतलब या तो स्टेमन मिलेगा या पिस्टिल मिलेगा। लेकिन एक ऐसा फ्लावर भी है प्लांट में जिसमें, जैसे आपने लोटस का फ्लावर देखा है, ठीक है ना, आपने रोज देखे हैं। जो फ्लावर जो है रोज, लोटस, ये जितने भी हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब बाई का मतलब टू, दोनों सेक्स होते हैं उसमें। कौन कौन सा, एंड्रोइसियम भी और गाइनोसियम भी। मतलब मेल पार्ट भी मिलेगा आपको उसमें और फीमेल पार्ट भी मिलेगा, ठीक है। और आप जैसे ही एंथर से स्पर्म निकलेगा, सेम फ्लावर को वो फर्टिलाइज कर देगा स्पर्म, क्योंकि उसमें ये एग बना हुआ है। इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसको एक टर्म दी जाती है, हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट, ठीक है। आपने लीच देखी है, लीच, वो भी आपकी क्या होती है, हर्मोफ्रोडाइट होती है। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है वो कंप्लीट लीच, उसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी है। वो बाइसेक्सुअल होते हैं, वो अपने आप ही स्पर्म रिलीज करती है और अपने आप ही ओवा और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं हर्मोफ्रोडाइट। ये टर्म आ सकती है, ये एग्जाम में पूछी गई थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाइसेक्सुअल भी पूछा गया था कि बाइसेक्सुअल जैसे आपका लोटस है, आपका रोज है, टुलिप है, ये सारे क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक। ये चीज पूछी गई है। पिस्टल किसको बोलते हैं, स्टेमन किस पार्ट को बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपने फ्लावर में देखा होगा, ये फ्लावर है, फ्लावर पेडेंकल, यहाँ पे ग्रीन पत्तियां होती हैं, ये ग्रीन। और यहाँ पे ये फ्लावर जो होता है, यहाँ पे सुंदर सुंदर आपका कलर वाली, जो कलर फ्लावर होते हैं उसकी पत्तियां होती हैं बड़ी बड़ी। ये जो ग्रीन कलर वाली होती हैं जो नीचे लगी होती हैं, ये, ठीक है, इनको बोलते हैं सेपल। ये भी पूछा गया था। फ्लावर के जो नीचे ये पेडेंकल होती है, पेडेंकल जो तना होता है उसको हम पकड़ते हैं, उसके साथ में ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती हैं, उनको बोलते हैं सेपल। और जो ये कलर्ड होते हैं, कलरफुल फ्लावर, कोई येलो है, कोई आपका रेड फ्लावर है, कोई आपका ब्लू फ्लावर है, कोई आपका पिंक फ्लावर है, तो जैसे रेड रोज है, उसका जो ये रेड कलर वाली जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम पेटल। क्या बोलते हैं उसको, पेटल। ये बच्चे याद कर लेना, एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको सेपल बोलते हैं, इसको पेडेंकल बोलते हैं, पेडेंकल, ठीक है। पेडेंकल ये जो तना होता है फ्लावर का, इसको सेपल बोलते हैं। इसको पेटल बोलते हैं, जो कलरफुल पत्तियां होती हैं बड़ी बड़ी, रेड रोज जैसे हैं। पेटल, सेपल, पेडेंकल, ठीक है। ये था आज का हमारा फ्लावर से रिलेटेड। नेक्स्ट, बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो बार बार इस एग्जाम में HSSC में पूछी गई हैं। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, जैसे
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए जो ब्रांच होती है उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी समझ में आई। अब अगर आप बात करें जैसे कि इंपॉर्टेंट जैसे है जो आपकी हम जैसे बीज, ग्रास की स्टडी को क्या बोलते हैं, बी की जो हम जो स्पेशली हम अगर हम बी वो कर रखा है हमने, मधुमक्खी जो है उनका पालन कर रखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं। उसके बाद जैसे हनी बी चाहिए हमें, हनी बी के लिए जो हम बीज होते हैं उनका पालन करते हैं उसको बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर जो बीज को अगर हम वो करते हैं, कल्चरिंग करते हैं हनी के लिए उनको बोलते हैं मधुमक्खी का पालन, एपीकल्चर कहलाता है। उसके बाद मेन जो है इसी में देखा जाए साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, एग्जाम में पूछा गया है एसएससी में। फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ क्या, एल्गी, ठीक है। इसी तरीके से हम ये सारी चीजें कवर करें ताकि एग्जाम में आप इजी से उन चीजों को कवर कर ले। और जैसे अगर मैं बात करूं डेमोग्राफी, बहुत चर्चा में था क्योंकि भारत ने जो है वो चाइना को भी सरपास कर लिया है, किसमें, पॉपुलेशन के एवरेज में। तो जो पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है उसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं। डेमोग्राफी ये एग्जाम में आ सकता है। डेमोग्राफी पॉपुलेशन की स्टडी को, जनसंख्या, उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। इसी में अगर मैं बात करूं जैसे एक ये भी अच्छी वो है, बार बार पूछा गया, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसमें क्या होता है, आपको किसी प्लांट की एज का पता करना है, उसको बोलते हैं हम डेंड्रोक्रोनो। क्रोनो होता है उम्र, मतलब क्रोनोलॉजी, क्रोनिकल वे से। तो प्लांट की एज का पता करना है तो हम उसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसी तरीके से जैसे मैं बात करूं कि डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन, स्टडी ऑफ स्किन, ये होती है डर्मेटोलॉजी, ठीक है। अब इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं इसी में अगर बात करूं, आपने दो चीजें बहुत बार एग्जाम में आई हैं, सुना भी होगा, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या होता है। आज इसका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए, जब भी कोई चीज, मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, ये बहुत ज्यादा है यहां क्वांटिटी में, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, मैं लिक्विड का तो नाम क्या लूंगा, कोई भी लिक्विड ले लीजिए आप, जो तरल पदार्थ है, अगर यहां पे ये हायर क्वांटिटी में है तो ये लोअर क्वांटिटी की तरफ मूव करेगा, लोअर क्वांटिटी की तरफ मूव करेगा। तो जब मूव करेगा, यहां पे किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है उसको, वो डायरेक्टली मूव कर सकता है। पानी देखें आप, हायर अगर क्वांटिटी में है तो वो लोअर की तरफ, क्योंकि वहां पे कम क्वांटिटी है, वो इजी से जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। यहां पे कोई एज सच मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेम्ब्रेन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेम्ब्रेन। झिल्ली, समझ में आया, किसी भी टाइप की झिल्ली की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया था। डिफ्यूजन कैसे पूछा उन्होंने कि डिफ्यूजन में हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, सही बात है, वो जाता है, नो प्रॉब्लम। दूसरा ऑप्शन उन्होंने क्या दिया
कि रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, नहीं भाई, डिफ्यूजन में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, देखिए अगर पानी कहीं ज़्यादा है और वो कम क्वांटिटी की तरफ दौड़ रहा है, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, अपने घर में ले लीजिए कोई एग्जांपल, तो उसमें एनर्जी थोड़ी ना लगती है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। दूसरा कंफ्यूजन तीसरा ऑप्शन के बचा, देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ झिल्ली, मतलब मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं, डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं होती। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और फोर्थ ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक, तो इसलिए आपको डिफ्यूजन ध्यान रखना। ऑस्मोसिस, दोनों के दोनों लिक्विड चीजों के लिए जाने जाते हैं। लिक्विड जो चीजें आपस में एक जगह से दूसरी जगह जब जाती हैं तो उसमें दोनों ही जो टर्म्स यूज की जाती हैं, लेकिन कन्फ्यूजिबल हैं बच्चे। ऑस्मोसिस, आरओ आपने सुना है ना, आरओ, आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस सुने क्या है? जब कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन में है, यहां पे हाई कंसंट्रेशन है उसकी, ज्यादा क्वांटिटी में है, और जो लोअर की तरफ जाएगी तो यहां पे उसको मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, मेम्ब्रेन की। समझ में आई चीज? तो ये डिफरेंस है ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में। हायर टू लोअर विद द मेम्ब्रेन ओनली, विद द मेम्ब्रेन ओनली, झिल्ली के साथ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्योंकि आपका जो फिल्टर होता है ना आरओ घर में, उसमें मेम्ब्रेन, आपने सुना होगा कि मेम्ब्रेन खराब हो गई है या मेम्ब्रेन ज़्यादा बहुत टाइम की हो गई है, तो ये इस मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट अगर है तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ें, यहाँ पे भी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे भी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसी में अगर मैं और चीज़ें देखूं, टर्म्स जो देखूं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या बोलते हैं? देखिए, ह्यूमन की एंड कोई भी आपका एनिमल है उसकी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, इन्वायरमेंट, कोई भी ह्यूमन बीइंग है या कोई आपका एनिमल है, उसकी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, इन्वायरमेंट हमारी चारों तरफ जो वातावरण है या जो इन्वायरमेंट है उसको बोलते हैं इकोलॉजी। स्टडी ऑफ दिस इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड बिटवीन द इन्वायरमेंट। ठीक है, एक जो टर्म होती है कि ये बार बार आती है, यूजेनिक एंड यूफेनिक। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। यूजेनिक होती है कि जो ह्यूमन की रेस है ना, ह्यूमन रेस है, हम हैं जो ह्यूमन रेस है, उसका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट वो किसी फैक्टर पे डिपेंडेंट करे। कोई भी फैक्टर है, फैक्टर पे अगर वो डिपेंडेंट करता है, ह्यूमन रेस की जो डेवलपमेंट है अगर वो किसी फैक्टर पे डिपेंड करती है तो उसको बोलते हैं यूजेनिक। यूफेनिक, ह्यूमन की रेस की जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन रेस की जो डेवलपमेंट है अगर वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करे, इन्वायरमेंट पे, उसको बोलते हैं यूफेनिक। इस टर्म को रट लेना। ये HSSSC में नहीं, बहुत एग्जामों में आई है, SSC CGL में, UPSC में, HCS में, और कोई भी एचटेट एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें ये आती है। उसके बाद मैं बात करूं स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की स्टडी, एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंटोमोलॉजी। ठीक है, उसके बाद एक टर्म है जैसे, हाँ अभी आया था ये, स्टडी ऑफ एजिंग, इसको बोलते हैं जीरेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग जो है उसको हम बोलते हैं जीरेंटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जीरोंटोलॉजी बोलते हैं, जीरोंटोलॉजी। उसके बाद इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे दो टर्म बहुत कंफ्यूजिबल है, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन
ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई। एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो ये बात सुनो ध्यान से, किसके एवज में देखा जाता है? जब एक सेल है, मान लीजिए सेल कोशिका, उसके आजू बाजू में, उसके चारों तरफ, ठीक है, लिक्विड हायर कंसंट्रेशन हो, लिक्विड की मतलब हायर क्वांटिटी में है लिक्विड, और साल्ट लोअर लेवल में है, लिक्विड ज्यादा है साल्ट कम है, तो इस सेल में, ये जो सेल है इसमें लिक्विड की एंट्री ज्यादा होगी और जो सेल है वो स्वेल करेगी, वो फूल जाएगी, स्वेलिंग बोलते हैं इसको, स्वेल हो जाएगी, वो फूल जाएगी। तो ये होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब लेस कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, लेस कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, साल्ट की कंसंट्रेशन कम है आउटसाइड एनवायरनमेंट में, इसलिए साल्ट कम है तो लिक्विड ज्यादा है बाहर, इजी से लिक्विड अंदर जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसको ज्यादा पानी चाहिए। जब ज्यादा साल्ट अंदर है, साल्ट बाहर कम है, तो इसके अंदर लिक्विड बाहर ज्यादा है और लिक्विड अंदर कम है, तो लिक्विड बाहर से क्या जाएगा, अंदर चला जाएगा, और सेल क्या करेगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। हाइपरटोनिक मतलब ये सेल है, यहां पे आउटसाइड में लिक्विड कम है लेकिन साल्ट ज्यादा कंसंट्रेशन है, साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, साल्ट ज्यादा है इस लिक्विड में, ठीक है। यहां पे बहुत कम साल्ट था, बहुत कम साल्ट था, बहुत कम दिखता, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा साल्ट था, इसलिए सेल ने पानी अंदर ले लिया। यहां पे जब साल्ट ज्यादा है, हाइपर का मतलब हायर, हायर कंसंट्रेशन, बाहर की एवज में देखते हैं हम सेल की, जब साल्ट बाहर ज्यादा है और लिक्विड कम है, तो सेल के अंदर क्या है, साल्ट इसके कंपैरिजन, बाहर की कंपैरिजन में साल्ट कम है, साल्ट, ठीक है, साल्ट क्या होता है, NaCl। तो ये सेल क्या करेगी, जब साल्ट बाहर ज्यादा है लिक्विड कम है, यहां पे साल्ट कम है लिक्विड ज्यादा है सेल के अंदर, सारा पानी बाहर करेगी सेल, क्योंकि ये साल्ट क्या करेगा, पानी को सोख लेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक, सिकुड़ जाएगी सेल। इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये पूछा गया था एग्जाम में कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या करेगी, स्वेल करेगी, बच्चे याद रख लेना, स्वेल करेगी। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे दिया सेल को, तो सेल क्या करेगी, श्रिंक करेगी, श्रिंकेज, सिकुड़ जाएगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में आया है, इसलिए बता रहा हूं। उसके बाद हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी एंड एक आपका ये है, एक दूसरी टर्म है इक्थायोलॉजी, ये बार बार आया है एग्जाम में। हिपैटोलॉजी, हिपैटिक, लॉजी मीन स्टडी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लीवर की स्टडी को बोलते हैं हिपैटोलॉजी। एक थायोलॉजी, लॉजी मीन स्टडी, फिश की स्टडी को बोलते हैं इक्थायोलॉजी, ठीक है ना, ये है, ध्यान रखना है इसको। फिश की स्टडी को बोलते हैं इक्थायोलॉजी, लीवर की स्टडी को बोलते हैं हिपैटोलॉजी। ये आज का हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, और भी बहुत हैं, मैं धीरे धीरे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। लगभग ये मान के कि 28 तारीख तक बहुत कवर हम कर देंगे, और केमिस्ट्री की एक मैराथन क्लास में बहुत चीज़ें निपटा दूंगा, सिर्फ एक ही क्लास लूँगा। आप सभी साथी जितने भी जुड़े हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में कम से कम कमेंट तो करें। कल मैंने एक क्लास में इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, लेकिन किसी का कमेंट नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने वो जानबूझ के ऐसा किया था। मैं चेक करा, देखते कौन कॉन्शियसनेस के साथ और सीरियस स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। क्या थी वो सुने। मैंने बोला था हमारी बॉडी जो होती है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में बोन कितनी होती है, बोन होती है 206, ठीक है। अब सुने दूसरी क्या था, जो फेशियल बोन है हमारी बॉडी में टोटल जो है, और जो क्रेनियल है या क्रेनियम बोल है, क्रेनियल, ठीक है ना। फेशियल बोन, फेस के अंदर जो बोन होती है 14 बोन होती है फेस में, और जो क्रेनियल बोन होती है वो
8 बोन होती है। किसी का भी जवाब नहीं आया, मैंने दोनों को ओब्लिक किया था 8/14, 14/8, किसी का कोई जवाब नहीं आया। तो इसको रेक्टिफाई कर ले। बॉडी जो बोन होती है 206 होती हैं, फेशियल 14 बोन होती हैं, क्रेनियल बोन 8 बोन होती हैं। ये चीज़ें मैंने कवर की थी। और एक चीज़ और थी उसमें, हाँ, किसी का भी कमेंट नहीं आया, मैंने ईयर बोन, मिडल ईयर बोन करवाई थी, मिडल ईयर बोन, मिडल ईयर, क्योंकि मिडल ईयर में ही बोन होती हैं, ना आउटर ईयर में कोई बोन होती जिसको हम पिन्ना बोलते हैं, ना इनर ईयर में कोई बोन होती, दोनों बोनलेस होते हैं, बोनलेस, ठीक है, हड्डी के बिना। मिडल ईयर में बोन होती हैं, वो 3 होती हैं आपकी, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट जो बोन है, ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट जो बोन है, सबसे छोटी बोन है, वो स्टेप्स होती है। इसको रेक्टिफाई कर लेना। ये मैंने बोला था, किसी का कोई कंसेप्ट नहीं आया या किसी का भी कोई कमेंट नहीं आया कि सर आप इसको गलत बोल गए या आपने क्यों इसको मेलस दिए को सबसे स्मॉलेस्ट बोला। हमारी बॉडी में स्टेप्स सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, इसको रेक्टिफाई कर लेना अगर कोई भी स्टूडेंट सुन रहा हो, स्टेप्स। और हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट जो बोन होती है, सबसे लंबी जो बोन होती है, वो होती है फीमर, जो हमारी लेग्स में ये वाली जो बोन होती है, ये वाली जो बोन होती है, वो फीमर होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन होती है। अब मैं करवाऊंगा आपको डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला भी कई बार एग्जाम में आया है। डेंटल फार्मूला देखिए, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 21-23/21-23 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होता है हमारा डेंटल फार्मूला। अब ये 21-23 क्या है देखिए, I, C, P एंड M। देखिए I से क्या बन गया, इंसीजर, C से क्या बन गया, कैनाइन, मतलब इंसीजर कितने होते हैं, 2, कैनाइन कितने होते हैं, 1 कैनाइन। उसके बाद P से बन गया प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने होते हैं, प्रीमोलर 2। M से बन गया आपका मोलर, मोलर कितने होते हैं, 3। हम ह्यूमन बॉडी में या माउथ में जो टीथ हैं, हमारे जो दांत हैं, वो टोटल कितने होते हैं, 32। जब आप इसको काउंट करोगे 2 1 2 3 कितने बने आपके, ये 8 हुए, 8 ये 16 और मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है ना। तो आपके टोटल 32 टीथ होते हैं हमारी बॉडी माउथ में, ठीक है। ये होता है यहां से ICPM, प्राइम मिनिस्टर, ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आपसे पूछे तो आप याद रखने का तरीका है, इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3। ये था जो हमारा डेंटल फार्मूला है, इसको याद रख लेना। और बॉडी में हार्डेस्ट जो मटेरियल है, ये भी बता देता हूं, हार्डेस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है, हार्डेस्ट जो हमारे दांतों पे होता है ना, इनेमल जिसको बोलते हैं, इनेमल, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, कंपाउंड या सब्सटेंस हमारी बॉडी में हार्डेस्ट होता है, सबसे हार्ड होता है ये, ठीक है। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और नीडी स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो, ये क्लासेस साइंस की जो अभी चली हुई हैं ताबड़तोड़, मैं कोशिश कर रहा हूं कि साइंस का आपका एक भी क्वेश्चन ना रहे। और मेरी गारंटी, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, बार बार देखेंगे वीडियो को, एक भी साइंस का फोबिया है ना लोगों को, क्योंकि देखिए टाइम इतना नहीं है कि सारी चीजें, और आप ऑब्वियस सी बात, आप कोई क्लास तो उस तरीके की कर नहीं रहे कि आपको कोई पाठ्यक्रम है और आपको पेपर देने और उसमें पास होना है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा तरीका, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को टारगेट करें। मैक्सिमम आप शेयर करें, मेरी रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब तब करें जब आपको वाकई में वो बहुत ही आपके लिए वैल्यूएबल मटेरियल लग रहा है, रिलायबल मटेरियल लग रहा है, तो ये है, लाइक करें। साथ में स्टे ट्यून विद नविता क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, मैं इसको बहुत फास्टली कवर करवाऊंगा। थैंक यू ऑल। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी है, ये मेरा नविता क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, t.me/drnvn1726, ठीक है ना। नविता क्लासेस NAVITA
CLASSES, ये इकट्ठे हैं दो और दोनों कैपिटल में हैं। नविता क्लासेस जो हैं दोनों इकट्ठे हैं और कैपिटल में हैं, ये याद रखना आपको, नविता क्लासेस। ये चैनल को सर्च करें, कोई भी क्यूरी है उस पर आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं देख लूंगा और डेफिनेटली उसको रिजॉल्व, जितना जल्दी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। थैंक यू ऑल।